हेलो चैंपियन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स में इजी पर, जहाँ आप सीखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट के कंसेप्ट को काफ़ी इजी लैंग्वेज में। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, तो आज हम चैप्टर 2 देखेंगे, एक दल के प्रभुत्व का दौर। जैसे हमने लास्ट क्लास में यानी चैप्टर 1 में पढ़ा था कि 3 चुनौतियाँ थी राष्ट्र निर्माण में, कौन कौन से थे। एकता एवं अखंडता की चुनौती, दूसरा था लोकतंत्र स्थापना करने की चुनौती और तीसरा था कि समानता पर आधारित विकास। तो इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था एनसीईआरटी बेस्ड पे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कैसे एक दल का प्रभुत्व हुआ। जो आम इलेक्शन हुआ वो 1952 में हुआ, तो कैसे एक ही जो पार्टी थी वो सत्ता में बनी रही कई सालों तक, उसकी क्या कारण थे, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। जैसे कि लोकतंत्र स्थापित करने की जो चुनौती थी, ठीक है, उसमें क्या कौन-कौन से चुनौतियाँ थे। जैसे लोकतंत्र स्थापित करने में हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो देश आज़ाद हुआ वो किस कठिन परिस्थिति में हुआ, कौन-कौन से हमारे पास प्रॉब्लम आए, क्या विभाजन के साथ जो हमारा देश का बँटवारा हुआ उसमें। और ये सवाल था, क्या भारत लोकतंत्र रह पाएगा या पाकिस्तान की तरह जैसे वो मुस्लिम कंट्री है, तो क्या ये भी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? ये सब बहुत सारे सवाल थे। क्या इस देश की जो सरकार है वो कौन-सी फैसला लेगी? क्या जो इस देश के जो मेजॉरिटीज़ भी लोग हैं वो क्या, उनकी क्या अपनी याचनाएँ थी, वो क्या चाह रहे थे? उस ये सबको हम देखेंगे। क्या कौन-कौन सी जो लोग थे उस वक़्त के, कौन-कौन से जो नेता थे, उसने क्या फ़ैसला किया और किस परिस्थिति में लोकतंत्र स्थापना हुआ। जैसे हम देखेंगे अलग-अलग देशों में ये लोकतंत्र नहीं अपनाया जा सका। उनको लगता था कि अगर हम लोकतंत्र अपनाएँगे तो जो एकता और अखंडता जो है वो नहीं बन पाएगी, लोग इधर-उधर भागेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि चलो हम कुछ देश के नेताओं ने ये फ़ैसला किया कि चलो हम कुछ समय के लिए अलोकतांत्रिक रहेंगे, बाद में फिर लोकतंत्र स्थापना कर लेंगे। तो ये ऐसा नहीं हुआ। इसमें कुछ ऐसे नेता थे जो पावर के लिए बदल गए, ठीक है, शक्तिशाली हो गए, कहीं सेना का शासन हो गया, कहीं एक व्यक्ति जो पावरफुल था वो सरकार के नियंत्रण करने लगे, ठीक है। लेकिन हम देखें कि जो भारत हुए था, भारत ने अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश बनाया और न और दूसरों देशों के झांसा में न आकर अपने आप का एक विकास किया। एक अलग विकास का जो पैमाना हो वो चूज़ किया। आगे हम देखेंगे कौन-कौन से विकास के जो पैमाना थे, तो भारत ने सिलेक्ट किए। कौन-कौन जो जो उस वक़्त के जो 2 प्रभावशाली जो देश थे, जैसे बात करें अमेरिका और यूएसएसआर, तो उस वक़्त की जो व्यवस्था उस वहाँ देश की थी, उससे अलग भारत ने अपनाई। तो इसको हम आगे डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे एक दल था, हम देखेंगे कौन-सा पार्टी था जिसके प्रभुत्व थे 3 लगभग आम चुनाव में, ठीक है। आगे भी प्रभुत्व थे, लेकिन हम देखेंगे यहाँ 3 आम चुनाव में कैसे वो प्रभुत्व बना रहा, ठीक है। जैसे हमने बात की थी जो भारत में जो परिस्थिति बहुत अलग थी, ठीक है? जहाँ लेकिन आज़ाद भारत में नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुना, ठीक है? नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो शायद ये आश्चर्य की बात होती, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में ही ये तय था कि भारत जब आज़ाद होगा तो यहाँ जो व्यवस्था होगी वो लोकतांत्रिक होगी। तो ये पहले से ही तय था, ठीक है? हम देखें कि समाज में कई समूह होते हैं, जिनकी आकांक्षाएँ अक्सर अलग-अलग और एक-दूसरे से विपरीत होती है, क्योंकि अलग-अलग कम्युनिटी होती है। हम देखते हैं कि एक परिवार में ही लोग का मत नहीं मिलता, तो फिर एक देश में हम कैसे ये बिलीव कर सकते हैं कि एक देश के जो लोग हैं सभी सारे की मत सारे जो समाज है, कम्युनिटीज़ है, सबकी एक तरह से हो, ऐसा नहीं होता ना। अलग-अलग हम दे एक ही परिवार में अगर हम देखें कि अलग-अलग एक ही फैसले पर किसी जो भाई होता है उनका अलग मत होता है, बहन होता है उसका अलग होता है, माँ का अलग होता है। तो ऐसे में देखेंगे कि एक देश में तो क्या ये तो लाज़मी है कि एक देश में हो तो अलग-अलग मत होना ही है। तो ऐसे जो विभिन्न समूह होते हैं उनके आपसी टकराव कैसे निपट सकते हैं, इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। अगर हम देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति होगी तो सारे जो समूह होंगे, जो सारे जो समाज के लोग होंगे, हर एक छोटे से छोटे लोग जिनकी पहुँच हम नहीं देख ज़्यादा दूर तक है, वो भी हम समाज को एक से पूरा समाहित करके हम जो लोकतांत्रिक समाज होता है, उसमें हम देखें कि उसका भी जो बोलबाला होता है, वो भी उनको भी हक होता है। लोकतंत्र में हर एक लोगों को जैसे फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, ऐसा होता है ना फंडामेंटल जो राइट दिया हुआ है, उनको भी हर एक नागरिक समान होता है। इसलिए जो लोकतांत्रिक है, वो व्यवस्था वो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है?
इसके हम दे आपको जैसे हमारा देश का जो संविधान था, वो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था और इस पे जो हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है? ऑलमोस्ट 284 लोग उस पे हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी को और जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब हमारे देश के जब आज़ाद हुआ उस वक़्त की जब संविधान लागू हुआ तो पहला ये था कि चुनाव कैसे कराया जाए। तो उस वक़्त जो पहला जो चुनाव उसमें चुनाव आयोग का गठन हुआ 1950 में। ठीक है, जनवरी 1950 में आई थिंक 28 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ। उसके लिए जो पहले चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, वो बने सुकुमार सेन। ठीक है, उसके बाद 1950 में ही कहा कि 1950 में ही हम कर कि चुनाव कराया जाए, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि इतनी बड़ी जो था जैसे कोई आसान मामला नहीं था। ठीक है, चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का पहले सीमांकन जरूरी था कि कौन कौन से क्षेत्र होंगे, कितने क्षेत्र में बटे होंगे, कौन कहाँ-कहाँ बूथ लगेंगे। पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, जो ईवीएम था वो पहले सिस्टम नहीं था। हम बात देखेंगे कौन-कौन से सिस्टम थे, किस सिस्टम पे तहत चुनाव होते थे, वो भी हम बात करेंगे। तो क्या हुआ कि जो सीमांकन ज़रूरी था, फिर मतदाता सूची तैयार करना ज़रूरी था, फिर जो मताधिकार जो प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की उसकी सूची बनानी भी आवश्यक थी। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। मतदाता सूची का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ, जब एक जो मतदाता सूची जब बना तो उसमें ये देखा कि जो 40 लाख महिलाएं उनका नाम ही दर्ज नहीं है क्योंकि पहले ये होता था कि जो फला की बीवी है, फला की बेटी है, ऐसे होता था। उसमें जो असली नाम था उसका यूज ही नहीं होता था और ऐसा जो लोग थे उसने भी उनके ही नाम पर कर दिया। तो जो चुनाव आयुक्त था उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जिसका जो रियल नाम है वही रहना चाहिए। तो उसने फिर से कहा कि फिर से बनाओ जो मतदाता सूची वो फिर से बना, लेकिन यह बड़ा इतनी बड़ी जनसंख्या में ये आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी ने चुनाव आयोग तो उसने कहा कि नहीं, फिर से बनना चाहिए। और जो उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे और इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे, ठीक है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो उस वक्त जो चुनाव हुआ था ना, वो लोकसभा और उस वक़्त जो लोकसभा और जो विधानसभा था उसका एक साथ ही चुनाव होते थे। अब अलग-अलग राज्य में अलग होता है, लेकिन जब उस देश में जब लोकसभा चुनाव होता था उस वक़्त, तो उस वक़्त ही राज्यसभा का भी चुनाव हुआ था। तो इसलिए 3200 विधायक और 489 सांसद चुने थे। इन मतदाताओं के महज़ 15 जो फ़ीसदी साक्षर थे, ठीक है? 15 ही परसेंट जो ऐसे लोग थे जो कि पढ़े लिखे थे। इस कारण जो चुनाव आयोग का मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो अधिकारी थे, उन चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दिया, कैसे चुनाव लड़ाना है, कैसे करना है, कैसे कहाँ अगर कोई मतभेद हो जाए उसको कैसे निपटना है। इसके लिए 3 लाख से ज़्यादा जो अधिकारी थे उन चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। ठीक है? देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम जनसँख्या के लिहाज से ही पहला जो आम चुनाव था, वो अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी और ऐसे माहौल में चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा का कठिन हो सकता है क्योंकि उस वक़्त की जो जनता थी वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसके लिए जो लोगों को लग रहा था कि ये फालतू में यहाँ जो चुनाव हो रहा है, वो पहले जो चुनाव हुआ था वो सार्वभौम मत अधिकार पे हुआ था। ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइज़, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग उस वक़्त तो जो वोट देने का जो ऐज था, न्यूनतम ऐज था वो 21 साल था। लेकिन हम ब देखेंगे कि बाद में 61वाँ संविधान संशोधन के तहत 1989 61वाँ संविधान संशोधन के तहत जो 21 साल जो था उसको 18 साल किया गया। तो लोगों को लगता था जो देश से बाहर जैसे जो विदेश में जो व्यवस्था थी उस वक़्त किया था कि पहले सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत ने ये फैसला किया कि हर एक आदमी जिसकी एज 21 साल है, उनको वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है? और कुछ बहुत सारे जैसे यूरोप के में बहुत बहुत देश में ऐसा था कि महिलाओं को मताधिकार मिला ही नहीं था, उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं था। ये देखो ये फ़ोटो इलेक्शन कमेटी है और यहाँ पे ये लोग हैं, ठीक है? इसके हम देखें मतदान के बदलते तरीके, जो पहले जो मतदान होते आज के दिनों में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन उस वक्त जो मतदाता जो उम्मीदवार के बारे में अपनी पसंद जाहिर करते हैं, लेकिन शुरू शुरू में इसके लिए दूसरा तरीका अपनाया गया था। जैसे पहले आम चुनाव में फैसला लिया गया कि हर एक मतदान केंद्र पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मत पेटी रखी जाएगी, ठीक है? एक मत पेटी रखी जाती थी और मत पेटी पर जो उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होता था उस पर अंकित होता था और जो मतदाता था वो उसको मत पत्र दिया जाता था और वो अपने पसंद के उम्मीदवारों के मत पेटी में डाल देते थे। ऐसा होता था, फिर उसको काउंटिंग करने में बहुत सारा समय लगता था। आज है ना जो ईवीएम हो गया है, बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में ही पूरी रिज़ल्ट आ जाती है, काफ़ी है।
लेकिन पहले उसको काउंट करना होता, इसलिए बहुत समय लगता था। ठीक, इसके लिए लगभग 20 लाख जो स्टील के बक्सों का इस्तेमाल हुआ। हम देखेंगे कि फिर आगे हम बात करेंगे कि और अपने बड़ा बहुत ही बड़ा एक जोखिम सवाल था कि कैसे चुनाव कराना जाए, बहुत ही कठिन था। एक एक हिंदुस्तानी संपादक ने कहा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। ठीक है, जो पहला आम चुनाव हुआ, उसने कहा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ जुआ है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका थी, उसने लिखा कि जो जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। लोगों को लगता था कि इतनी बड़ी जनसंख्या में पूरी और इतनी गरीबी और हम कह सकते हैं अनपढ़ लोगों के बीच सार्वभौम मत अधिकार कराना एकदम बेहुदापन है, हम कह सकते थे, वो लोग सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उसको कह रहे हैं कि जो पछताएंगे कि कैसे सार्वभौम अधिकार असफल रहा। इसके अलावा एक इंडियन सर्विस सर्विस का एक अंग्रेज नुमाइंदा था, उसका दावा यह था कि आने वाले वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जो जानकार दौर आएंगे, बड़े विस्मय में से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की ये बेहूदी नौटंकी देखेगा। वो सब इनकी क्रिटिसाइज कर रहे थे कैसे चुनाव हो पाएगा। ठीक है, लेकिन जो चुनाव हुआ 2 बार उसको रोकना पड़ना पड़ा, लेकिन आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुआ। बहरहाल इस चुनाव को 1952 का ही आम चुनाव कहा जाता है, लेकिन जो अधिकांश हिस्सों में जो मतदान हुए 1952 में ही हुए थे, इसलिए चुनाव अभियान मतदाता और मतगणना में कुल पूरे 6 महीने लगे थे, और जो औसतन हर सीट थे ना, उसके लिए 4 उम्मीदवार थे। ठीक है, और लोगों ने इस चुनाव को बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी की और कुल मतदाताओं ने आधे से अधिक ने मतदान किया। जो 17 करोड़ मतदाता, उसमें आधे से लोगों ने मतदान किया और अपना वोट डाला। मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे, जो हारने वाले उम्मीदवार थे, उसने भी निष्पक्ष बताया। आज होता है कि जैसे जो चुनाव हार जाता है, तो वो कहता है कि नहीं ये चुनाव गलत था, ईवीएम हैक हो गया है, ये वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, ऐसा होता है। ऐसा होता है, लेकिन उस वक़्त जो लोग थे, जो विपक्ष थे, उसने ये किया कि चलो, उसने हार स्वीकार किया। लेकिन आज के लोग तो हार स्वी जो नेता होते हैं, वो हार स्वीकार ही नहीं करते। ठीक है? इसके अलावा इन परिणाम को निष्पक्ष बताया। सार्वभौम अधिकार से इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर, जो जितने सारे आलोचक थे, सबका मुंह बंद कर दिया। एक सफल यहाँ पर पहला आम चुनाव हुआ। ठीक है, माना। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया है, जो सार्वभौम अधिकार की शुरुआती को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। ये सब एसयूटी में ये इम्पोर्टेंट हो जाता कि कौन कौन से अखबार ने क्या क्या कहा था। ये तुम्हें दे देंगे और कहेंगे इसमें कौन सा सही है, तो इसमें ये डायरेक्ट सेंटेंस उठा के दे देगा और तुम्हें पूछ लेगा। तो ऐसा ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको याद रखना। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि यह बात हर जगह मानी जा रही थी कि जो भारतीय जनता है, विश्व के इतिहास में लोकतंत्र में सबसे बड़ी प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। मतलब तारीफ हो रही थी भारत की। ठीक है, 1952 का जो आम चुनाव हुआ, लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये चुनाव नहीं सफल नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में देख लेते हैं। मूल इसका असल नाम क्या था? अब्दुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद था। ये इस्लाम के विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कांग्रेस के नेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे, विभाजन के विरोधी थे। ये जो पाकिस्तान भारत का जो विभाजन हुआ था पाकिस्तान, इसमें वो इसके विरोधी थे। वो नहीं चाह रहे थे कि विभाजन हो। इसके अलावा ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे। इसके अलावा जब देश हमारा आज़ाद हुआ हो गया, तो जो स्वतंत्र भारत में पहले ये मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। ठीक, एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे रहा। जो एक दल था इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका प्रभुत्व कैसे था एक दल में। हम देखेंगे जो पहले हम चुनाव में जो नतीजे हुए, शायद ही किसी अचंभा हुआ होगा, क्योंकि सबको पहले से ये आशा था कि कांग्रेस ही सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी, क्योंकि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लोक प्रचलित था, वो नाम कांग्रेस पार्टी था, और इस पार्टी को लगभग बहुत 1850 में ही बनाई गई थी। तब से उसने अपना मंच तैयार कर लिया था, और सभी के दिल में एक ही पार्टी था, कांग्रेस पार्टी। इसलिए इसके स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। ठीक है, इसके अलावा तब के दिनों में ये एकमात्र पार्टी थी जिसकी संगठन पूरे देश में था। इसका जो संगठन था उस वक्त पूरे देश में फैल चुका था। हर जो उम्मीदवार थे इस पार्टी से जुड़े हुए थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत ही भारतीय राजनीति के सबसे एकदम करिश्माई और बहुत लोकप्रिय नेता थे। इसके अलावा नेहरू ने कांग्रेस पार्टी की चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुआ, तो कांग्रेस पार्टी भी भारी भरकम जीत से बहुत को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी के लोकसभा पहले चुनाव में इसमें लगभग कुल कितने 489 सीट थे, जिसमें से 364 सीटें कांग्रेस को मिली।
इस तरह वो किसी भी प्रतिद्वंदी चुनाव दौरे में बहुत आगे निकल गई। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सका और जो दूसरे पहले आम चुनाव में जो भारतीय जो सीपीआई थी, वो दूसरे नंबर पर है, उसको टोटल कितने सीट मिले थे? उसको 16 सीट मिले थे। ये हम देख सकते हैं कांग्रेस का प्रभुत्व 1952 से शासक थे। जो यहाँ पे जो येलो कलर का यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1952 के दौरान कांग्रेस शासित प्रदेश, जितना येलो है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, ये सब जगह कांग्रेस का बोलबाला था। और जो रेड कलर है, जैसे केरल का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस था यहाँ। आगे हम देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हिस्ट्री हम जानेंगे कैसे था। इस 16 कुल 16 सीट मिली सीपीआई को। इसके लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव कराए गए थे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई, क्योंकि जब जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में हासिल हुई तो विधानसभा चुनाव में भी उसे बड़ी जीत हासिल हुई। जो त्रावणकोर था, कोचीन, जो आज का केरल का हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस की अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। आखिरकार इन 3 राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। बाद में जब जो नेता बाद में सरकार गिरी, फिर बाद में कांग्रेस की ही सरकार बनी, ठीक है। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का ही शासन कायम रहा। हम देखेंगे कैसे उम्मीद के मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही को ही कहीं प्रधानमंत्री बने। यहाँ चुनावी मानचित्र दिया गया है, इस पर हम जैसे देखें कि नज़र दौड़ाएंगे अंदाजा लग जाएगा कि कैसे 1952 से 1962 के बीच कांग्रेस किस पार्टी कदर हावी थी दूसरे पार्टी पर। जो दूसरा आम चुनाव हुआ 1957 में हुआ, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तीसरा जो आम चुनाव 1962 में हुआ, इन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने लगभग अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और इस उसे 3/4 सीटें मिली, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशांशा भी कोई विपक्ष पार्टी नहीं जीती, बहुत पीछे छूट गए थे। कांग्रेस पार्टी बहुत आगे निकल चुकी थी। ऐसा ही महत्वपूर्ण उदाहरण हम केरल का है। जैसे 1957 में जो केरल का जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, केरल में सरकार में आई, लेकिन बाद में वहाँ की भी सरकार गिर गई और फिर कांग्रेस का ही जो केंद्र का ही सरकार का प्रदेश सरकार पर कांग्रेस बोर्ड का नियंत्रण था, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी का जीत का यह आकारा और दायरा हम पूरा हमारी चुनावी प्रणाली के कारण भी बढ़ावा चढ़ा के दिखता है, ठीक है। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत के अलग से बढ़ावा मिला है। मिसाल के लिए 1952 में जो कांग्रेस पार्टी के कुल वोटों से मात्र 45% वोट हासिल थे, लेकिन हम देखेंगे कांग्रेस को 74% सीट हासिल हुई। 45 सिर्फ 45% वोट मिले, लेकिन जो कांग्रेस को 74% वोट हासिल की, वोट इतने मिले और सीट इतनी मिली। इसका क्या कारण हम आगे देखेंगे। जो सोशलिस्ट पार्टी थे वो वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। उसे 1952 के चुनाव में पूरे देश के कुल 10% वोट मिले, लेकिन यह पार्टी 3% वोट ही नहीं जीत सकी। आखिरकार यह कैसे हुआ? हम 11th क्लास में पढ़े थे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा वो सिस्टम लागू था। इसलिए ऐसा हुआ कि 45% वोट था, लेकिन सीट 74% थी कांग्रेस को, ठीक है। ये इसके बाद हम देखेंगे राजकुमारी अमृत कौर, ये कौन थी? ये गांधीवादी थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। कपूरथला के राज परिवार में इसका जन्म हुआ था। विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला। संविधान सभा की सदस्य भी थी। स्वतंत्र भारत के ये पहले मंत्रिमंडल में ये स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। 1957 तक ये स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सीयूटी के लिए भी, और थोड़ा थोड़ा बोर्ड के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सीयूटी में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको, ठीक है। आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की कैसे जीत हुई, सोशलिस्ट पार्टी और बहुत सारे जो पार्टी उस वक्त की पार्टी थी, उस वक्त हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज का अगर क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद।